अच्छा बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने अपनी पिछली क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था ना, जिसमें हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो आप क्या करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां जाके आप देख लेना। ठीक, तो अब तो आपको पता चल ही गया कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग, देन हाउ डू वी ब्रीथ, देन रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम ब्रीदिंग के बारे में जानेंगे। तो ब्रीदिंग क्या होती है? तो ब्रीदिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं और बॉडी से बाहर क्या निकालते हैं? बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकालते हैं, है ना। तो वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनहेलेशन कहते हैं। और जो एयर हम बॉडी के बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, उस प्रोसेस को क्या आप कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। ठीक, तो ब्रीदिंग में कौन कौन से प्रोसेस हो गए? एक तो इनहेलेशन हो गया और दूसरा एक्सहेलेशन हो गया। ठीक, तो 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन मीन्स अ ब्रेथ। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ब्रीदिंग। अब यहाँ पर एक नाम आता है ब्रीदिंग रेट, है ना, ब्रीदिंग रेट। तो इसका क्या मतलब है? तो ब्रीदिंग रेट वो होता है कि जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है, ठीक, कितनी बार सांस लेता है और कितनी बार सांस छोड़ता है 1 मिनट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है? एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 15 to 18 टाइम्स, मतलब वो 1 मिनट में 15 से 18 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल करता है एयर को। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेट है ब्रीदिंग रेट। लेकिन जो विमेन होती हैं उनमें स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा होता है ब्रीदिंग रेट। ठीक, उसी तरीके से जो बच्चे हैं उनमें भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसी तरीके से जब कोई बहुत ज़्यादा काम करता है या बहुत एक्सरसाइज करता है तो उस समय उस ह्यूमन बीइंग का ब्रीदिंग रेट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। वो कभी कभी 25 तक चला जाता है, मतलब वो 1 मिनट में 25 बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ब्रीदिंग रेट के बारे में बात। और सबसे कम कब होता है ब्रीदिंग रेट? जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि उस समय हमें कोई वर्क नहीं करना होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस समय हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो भी कम होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हमारी ब्रीदिंग के अंदर ब्रीदिंग रेट के बारे में। अब यहाँ पर एक बात और है कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें सारी गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी वाटर वेपर, सब कुछ होता है। ठीक, तो जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज होता है इनहेलेशन के टाइम पे? उस वक्त होता है 21%। ठीक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं वो कितना होता है? वो होता है 0.04%। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा इनहेलेशन के टाइम पे ऑक्सीजन 21% हमने इनहेल की और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी की? 0.04%। और जो वाटर वेपर है वो भी थोड़े अमाउंट पे हम इनहेल करते हैं। ठीक, और बाकी गैसेस भी इनहेल करते हैं। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं, मतलब जब हम गैसेस जब एयर को हम बाहर निकालते हैं तो उस समय ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाता है? उस समय ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होता है वो हो जाता है 16.4%। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमने कुछ ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम की है, हमारी बॉडी ने यूज की है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये तो इनहेल के टाइम का है कि कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते वक्त कितना हो गया? 0.04%। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 4.4%। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो बढ़ गई। हमने ली कितनी थी? 0.04%, लेकिन जब हमने निकाली तो 4.4%। इसका मतलब हमारी बॉडी ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, ऑक्सीजन को यूज किया और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला। और इसके साथ वाटर वेपर का भी जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक, जितना हमने यूज लिया था उससे ज्यादा वाटर वेपर भी हम एक्सहेल करते हैं।
क्लियर है? तो ये हो गई हमारी ब्रीदिंग की बात। ठीक, अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे हाउ डू वी ब्रीथ, मतलब हम ब्रीथ करते कैसे। तो नॉर्मली सब लोग क्या कहते हैं, ब्रीथ करने का मतलब कि हमने इनहेल कहाँ से किया, नोज से किया, है ना। ये तो होता है कि इनहेल एयर हमने कहाँ से की, नोज से की। और जो मेन इसका वो है ऑर्गन है ब्रीदिंग का, वो क्या है, लंग्स है। ठीक, तो उसमें क्या क्या होता है अभी हम ये समझते हैं। तो ये देखो, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये जो रेड पोर्शन में ये क्या है, ये लंग्स है। और इसके ऊपर जो ये ब्लैक पोर्शन है वो क्या है, वो है रिब्स, ये है रिब्स। ठीक, ये भी रिब्स है और ये रिब्स है। ठीक, तो मेन क्या चीज होती है हमारे, जब हम ब्रीथ करते हैं, जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, उसमें क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें हेल्प करती है। सबसे पहले तो ये जो एक मसल्स, ये ग्रीन पोर्शन में दिख रहा है, ये क्या है, ये मसल शीट है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग में। हाँ, तो ये हो गई डायाफ्राम, ये दिख रहा है ना डायाफ्राम, इसमें डोम शेप है और इसमें कैसा है, इसमें फ्लैट जैसा है। तो ये क्या है, ये डायाफ्राम है, ये बहुत हेल्प करता है ब्रीदिंग में। ठीक, और उसी के साथ ही क्या है, ये रिब। ठीक, ये रिब्स भी बहुत हेल्प करती है। तो रिब्स और डायाफ्राम मिलके ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लंग्स होते कहाँ हैं। तो लंग्स जो होते हैं वो हमारे चेस्ट कैविटी, जो जहां पर होते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी। अगर आप ऐसे देखो तो ये चेस्ट कैविटी है ये सारी। ठीक है, इसके अंदर ये लंग्स हैं। ठीक, तो जो चेस्ट कैविटी है उसके साइड्स में क्या होते हैं, रिब्स होते हैं, ये रिब्स हैं। ठीक, तो ये रिब्स है, चेस्ट कैविटी के साइड में रिब्स हो गए और नीचे क्या है, डायाफ्राम है। और ये रिब्स किससे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, रिब्स जुड़े होते हैं मसल्स से, मसल्स की शीट से रिब्स जुड़े होते हैं। अब इसमें होता क्या है हम ये समझेंगे। ठीक है, तो इनहेलेशन के समय जब एयर हम अंदर लेते हैं तो उस समय क्या होता है, जो ये जो रिब्स है इनके बीच में जो मसल्स की शीट होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। हमने ऐसे एयर ली जब अंदर, तो उस वक्त क्या हुई, जो रिब्स के अंदर जो मसल्स शीट थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, मतलब वो सिकुड़ी। तो जब वो सिकुड़ी तो रिब्स क्या हुई, वो ऊपर की तरफ आई, मतलब अपवर्ड, और आउटवर्ड, मतलब ऐसे बाहर की तरफ रिब्स निकली और ऊपर की तरफ हुई। ठीक, और जो डायाफ्राम था वो जो उसकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो कैसी होती है, वो डोम शेप ऐसे होती है। लेकिन उस समय क्या होता है, वो स्ट्रेट होके थोड़ा नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जो चेस्ट कैविटी है इसका साइज बढ़ गया, मतलब लंग्स को ज्यादा स्पेस मिला, क्योंकि रिब्स जो थी वो ऊपर की तरफ हुई और बाहर की तरफ हो गई। ठीक, और जो डायाफ्राम था वो नीचे की तरफ हुआ, तो रिब्स ऊपर हो गई और डायाफ्राम नीचे हो गया, तो चेस्ट कैविटी को क्या हुई, बहुत ज्यादा स्पेस मिल गई। तो जब लंग्स को बहुत ज्यादा स्पेस मिला तो उसने क्या किया, एयर जो थी वो अंदर आ गई, अंदर सक इन हो गई। ठीक, उसी तरीके से जब एयर बाहर जाती है, जब एयर को बाहर एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, जो इसके बीच की जो मसल्स होती हैं, रिब्स के बीच की मसल्स होती है वो रिलैक्स करती है। ठीक, तो रिब्स जो होती है वो क्या होती है, वो अंदर की तरफ आ जाती है, इनवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, मतलब इनवर्ड अंदर की तरफ रिब्स आ गई और नीचे की तरफ हो गई। और जो डायाफ्राम है वो क्या हुआ, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक, तो इससे क्या हुआ, इससे ये जो कैविटी है इसको स्पेस कम मिला, मतलब वो सिकुड़ गई, तो लंग्स को स्पेस कम मिला, तो उसकी वजह से जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, मतलब एक्सेल आउट हो जाती है। क्लियर? तो अब इसमें हमने क्या समझा, इसमें हमने समझा कि जब एयर इन होती है तो रिब्स जो होती हैं उनके बीच की मसल्स, इनहेलेशन के टाइम पे जब एयर अंदर की ओर आती है तो रिब्स जो होती हैं वो उनके बीच की मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, उनके बीच की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो रिब्स जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, अपवर्ड और आउटवर्ड, है ना, ऊपर और बाहर की तरफ जाती है। और जो डायाफ्राम होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक, तो उससे क्या होता है, वो स्पेस बढ़ जाता है चेस्ट कैविटी का और लंग्स को ज्यादा स्पेस मिलता है, और उससे क्या होता है, एयर जो होती है वो अंदर आ जाती है। ठीक, और इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्सहेलेशन के टाइम पे। उसमें क्या होता है, जो मसल्स होती हैं रिब्स और रिब्स के बीच में मसल्स होती है वो रिलैक्स होती है। ठीक, जब रिलैक्स होती है वो अंदर की तरफ आएंगी, इनवर्ट डायरेक्शन में आएंगे और नीचे की तरफ जाएंगी,
और जो डायफ्राम है वो कैसे हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो जो कैविटी है वो छोटी हो जाएगी, जो चेस्ट कैविटी है वो छोटी हो जाएगी, तो लंग्स को कम जगह मिलेगी, तो उस टाइम पे वो एयर को बाहर एक्सहेल कर देगा। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता कैसे है। ठीक, तो ये हो गया हाउ डू वी ब्रीथ। क्लियर। तो इसमें मेन काम किसका है, रिब्स का और डायफ्राम का। इसीलिए कहते हैं कि डायफ्राम जो है वो ब्रीदिंग के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मसल है। क्लियर है, समझ लिया कि हाउ डू वी ब्रीथ। अब हम क्या समझेंगे, अब हम जानेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, मतलब हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक, तो उसमें सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे और इसको समझेंगे कि क्या चीज है। तो सबसे पहले क्या है, नोज। ये तो आपको सबको पता है, नोज एयर कहाँ से जाती है, तो नोज के अंदर जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो उससे एयर अंदर जाती है। ठीक, तो ये हो गया नॉस्ट्रिल। तो इससे एयर कहाँ गई, यहाँ पे क्या है, नेसल पैसेज, उसके अंदर एयर गई। तो आपके नोज के अंदर आपने देखा है ना छोटे छोटे हेयर होते हैं ना, वो हेयर क्यों होते हैं, किसी को पता है, आपको पता है क्यों है वो हेयर? वो इसलिए होते हैं कि जो हम इनहेल करते हैं जो एयर, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डस्ट भी हो सकता है, उसके अंदर और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है ना, डस्ट पार्टिकल्स और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं अच्छी हैं। तो वो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वो उस हेयर में जाके उसमें उलझ जाते हैं और उसमें क्या एक म्यूकस की लाइनिंग होती है। इस नेसल पैसेज में क्या होती है, म्यूकस की लाइनिंग होती है। तो उस म्यूकस से और उस हेयर से वो उलझ के चिपक जाते हैं, जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारी नोज के अंदर ना जाए, बॉडी के अंदर ना जाए। तो इसलिए वहां पर हेयर और म्यूकस की लाइनिंग होती है। कहाँ पर होती है, नेसल पैसेज में। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले जो एयर है वो कहाँ, नोज पे जो नॉस्ट्रल्स हैं उसके थ्रू कहाँ गई, नेसल पैसेज में। ये नेसल पैसेज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से अंदर गई और फिर यहाँ पर क्या है, फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स तक गई। अब फेरिंग्स के बाद कहाँ जाती है, ये ट्रैकिया। ये जो दिख रहा है आपको पोर्शन, ये ट्रैकिया है, ठीक है। तो ट्रैकिया को हम एक नाम और क्या है, विंड पाइप। ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। तो कहाँ एयर कहाँ से गई, नोज से नेसल पैसेज, फिर फेरिंग्स और फिर इसके बाद कहाँ गई, ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। तो ट्रैकिया के अपर पार्ट पे क्या है, लैरिंग्स को हम और क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स या स्पीच बॉक्स। तो जो हम बोलते हैं वो किस वजह से बोलते हैं, इसी स्पीच बॉक्स या वॉइस बॉक्स, ये जो कि लैरिंग्स है, इसकी वजह से हम बोलते हैं। ठीक, तो ये कहाँ पे होता है, ये ट्रैकिया या विंड पाइप के अपर पार्ट पे होता है। क्लियर है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये जो विंड पाइप या ट्रैकिया है फर्दर ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। ये दिख रहा है आपको, दो पार्ट। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया किस में डिवाइड हुई, ब्रोंकाई। अगर इसका सिंगुलर, अगर एक सिंगल लेंगे तो उसे हम कहेंगे ब्रोंकस, लेकिन अगर हमने दो ले लिया तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो गया, ब्रोंकाई। ठीक, तो फिर से एक बार समझ लें कि नोज के बाद नेसल पैसेज, फिर फेरिंग्स एंड देन ट्रैकिया, यानी विंड पाइप। और ट्रैकिया का जो अपर पार्ट है उसे हम कहते हैं लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। ठीक, अब ये ट्रैकिया किसमें डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में, जैसे सिंगुलर फॉर्म को हम कहते हैं ब्रोंकस। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो ब्रोंकाई है या जो है, एक तो राइट लंग से अटैच होगी और दूसरी लेफ्ट लंग से। तो ये हो गई राइट लंग और ये हो गया लेफ्ट लंग। तो एक ब्रोंकस इसमें आ गया और एक ब्रोंकस लेफ्ट लंग में आ गया। ठीक, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया। अब ये जो ब्रोंकस है या ये जो ब्रोंकाइज हैं, ये आगे फर्दर और स्मॉलर ट्यूब में ये डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, ट्रैकिया जो थी वो ब्रोंकाई में डिवाइड हुई और फिर ये जो ब्रोंकाई थी ये और फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो गई, जिसे हमने कहा ब्रोंक्यूल्स। टॉप पे, इनके टॉप पे क्या होता है, इनके टॉप पे एयर के सैक्स होते हैं। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। उन्हें क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि ये जो ट्रैकिया था वो किसमें डिवाइड हुआ, ब्रोंकाई में। फिर एक ब्रोंकस जो था वो राइट लंग में अटैच हुआ और दूसरा ब्रोंकस जो था वो कहाँ पे अटैच हुआ, लेफ्ट लंग में। ठीक, और फिर ये जो ब्रोंकस थे फर्दर किसमें डिवाइड हुए, और स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हुए, जिसे हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स।
और फिर जो इनके ब्रोंक्यूल्स के टॉप पे हमें क्या दिख रहे हैं, छोटे छोटे, ये हैं एयर सैक्स, इन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक, अब ये जो एल्वियोलाई है इनके चारों तरफ ब्लड की कैपिलरीज होती है, मतलब ब्लड की पतली पतली वेसल्स होती है इनके चारों तरफ ब्लड की पतली पतली वेसल्स होती है। ठीक है, तो ये क्यों होती है अब हम ये भी समझेंगे। तो जो एयर सैक्स हैं या जो एल्वियोलाई हैं ये बहुत थिन होती हैं और इन्हीं से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने बॉडी के अंदर वो कहाँ डिफ्यूज होती है, ब्लड कैपिलरीज में, मतलब ब्लड में जाती है। तो पहले हमने एयर नोज से ली, फिर नेसल पैसेज में गई, फिर फेरिंक्स में गई, उसके बाद ट्रैकिया यानी विंड पाइप में गई, फिर ब्रोंकाई से दोनों राइट और लेफ्ट लंग्स में गई और वहां से ब्रोंक्यूल से होते हुए ये कहाँ पे गई, एल्वियोलाई में, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन आई अब इसको ब्लड में जाना है, तो ये जो एल्वियोलाई है इसकी जो आउटर लेयर होती है वो बहुत थिन होती है और वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होती है, कहाँ पर, जो उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें। अब ऑक्सीजन वहां चली गई ब्लड में। ठीक, अब ब्लड में आपको पता है कि एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, उस ऑक्सीजन को ले लेता है अपने अंदर हीमोग्लोबिन। अब उसको लेके वो सारी बॉडी में उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है और फाइनली ये कहाँ जाती है, फाइनली ये सेल में जाती है। अब सेल में क्या काम होता है, जैसे मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पहले बताया था ना, सेल में क्या होता है, इस ऑक्सीजन से जो सेल के अंदर फूड होता है यानी ग्लूकोज होता है उसको ये ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करती है, उसका मतलब उसको तोड़ती है और उसके बाद क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को उस सेल को दे देता है और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उसको वापस ले लेता है, उसको पकड़ लेता है। ठीक, उसको ले लेता है और उसको लेके और वाटर वेपर को लेके वापस कहाँ जाता है, एल्वियोलाई के बाहर की जो चारों तरफ वो जो कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है, वहां पे जाता है और वहां से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो होती है वो एल्वियोलाई में चली जाती है और उसके बाद एल्वियोलाई के थ्रू कहाँ जाती है, ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में और फिर बाहर चली जाती है, ट्रैकिया, फेरिंक्स से और फिर नोज से एक्सहेल कर देते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लियर हुआ, यहाँ पे कुछ बात समझ में आई कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो इसमें हमने क्या समझा कि जो एयर है वो ऐसे नोज से, नेसल पैसेज से, फेरिंक्स से, ट्रैकिया से और ब्रोंकाई से, फिर ब्रोंक्यूल से और एल्वियोलाई से होते हुए ब्लड वेसल में जाती है और उसके बाद सेल में जाती है। और इसी तरीके से सेल से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है माने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, वो उसी तरीके से वापस एल्वियोलाई से होता हुआ कहाँ चला जाता है, पहले सेल से ब्लड में आता है, फिर ब्लड से कहाँ जाता है, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया, फेरिंक्स एंड देन नोज से बाहर एक्सहेल हो जाता है। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक, तो आज हमने क्या क्या समझा, आज हमने समझा ब्रीदिंग, फिर ब्रीदिंग रेट के बारे में जाना, फिर हाउ डू वी ब्रीथ यूज होता है रिब केज का और रिब्स का और डायफ्राम का, ये भी मैंने बताया था। तो ठीक है, तो हाउ डू वी ब्रीथ हमने समझ लिया, उसके बाद हमने समझा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में। तो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑक्सीजन को कौन सा चीज़ लेके जाती है ब्लड में, कौन होता है जो ब्लड में लेके जाता है, वो है हीमोग्लोबिन। तो ये याद रखना कि ऑक्सीजन को कौन पकड़ता है अपने पास, हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, ब्लड की आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ लेता है और सेल में छोड़ता है और उसके बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके और वाटर वेपर लेके बाहर छोड़ देता है। ठीक, तो अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं, तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ लो। ठीक है, और आपको क्या करना है, अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और बेल बटन दबाना है जिससे आपको मेरे चैनल जो है, जो मेरे वीडियोस हैं, सबसे पहले मिल जाए। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।